नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। मैं ये पुनः अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो पैर की जो समस्या है वो अब दूर होने वाली है और एक आध हफ्ते 10 दिन के अंदर मैं जल्द ही आप लोगों के बीच में आऊँगा। और जो ये उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का जो चुनाव है पूरी ताकत के साथ, आपके विश्वास के साथ और आपके आशीर्वाद पाने के लिए सभी 4 से 3 सीटों से उम्मीदवार खड़ा करके पूरे यानी दमखम और सरकार बनाने के विश्वास के साथ हम आ रहे हैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आपका आशीर्वाद भी प्राप्त करना है और जो इस मुल्क को सबसे अधिक जरूरत है एकता की, वह एकता जो कि हमारे सभी भारतीय भाई बहनों के बीच में आनी आवश्यक है। सबको आदर देना आवश्यक है, सबको भारतीयता का या भारतीय नागरिक का या भारतीय भाई बहन का की इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान देना आवश्यक है। इन सारे संदेशों के साथ, इन सारे जज्बों के साथ हम आपके बीच आ रहे हैं, जल्द आ रहे हैं। तो एक तो यह है और यह बात हमारे देश के सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह समझ लें और उनको समझना जरूरी है कि देश में भारतीय एकता और भारतीयता आधारित भाईचारा इत्यादि से बढ़कर कोई मुद्दा नहीं है। आज देश जो कमजोर हो रहा है, इन जो कमजोर हो रहा है, ये भारतीय एकता के अभाव में ये बहुत ही ये सबसे बड़ी कमजोरी है अपने मुल्क राष्ट्र भारतवर्ष की। तो इस जो सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करने के लिए भारतीय जनता दल कम से कम चुनाव के माध्यम से इसका आगाज करने जा रहा है उत्तर प्रदेश से। तो उसी भारतीय एकता, हालांकि इस भारतीय एकता की मुहिम को रोकने के लिए कई तरह के प्रपंच हुए और कई तरह के प्रपंच चल भी रहे हैं। हालांकि ये विषय भटक न जाए, लेकिन थोड़े में ये परिचय हम करवा दें कि एक जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है। लोगों को लगता होगा ये हिंदू सनातन का बहुत बड़ा मसीहा है, उद्धार करता है, प्रणेता है। ये कुछ नहीं, वह जो है देश विरोधी ताकतों की शाह पर भारत विरोधी शक्तियों, चाहे वो भारत के अंदर हो चाहे भारत के बाहर हो, उनका विशेष वर्णन अभी भारतीय जनता दल नहीं करना चाहता है। उनके पैसे पर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे
गद्दार लोग भाईचारा का, जिस भाईचारा की इस मुल्क को बहुत सख्त जरूरत है, उसका उपहास करने में लगा हुआ है। ये बात कई बार इसी एपिसोड के संदेश के माध्यम से बताई गई थी। पुनः बताना जरूरी है कि ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है, जिसको कि हमारे कुछ हिंदू सनातन भारतीय भाई बहन भ्रम से समझते हैं कि ये हिंदू सनातन का ये रक्षक है, उसका मसीहा है, या उसका प्रणेता है। बिल्कुल नहीं, यह देश का खतरनाक दुश्मन है, जो कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबकों पर अनर्गल, अनायास, निराधार वो जो है आग उगल करके नफरत फैलाता है। और नफरत फैलाना जो है ये भारत विरोधी ताकतों का एजेंडा है, उसी को चलाता है। और भारत विरोधी शक्तियां जो भारत के अंदर भी हैं, भारत के बाहर भी है, उनके पैसे पर। और किस तरह से ये नफरत तो खैर फैलाता ही है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर, उनके पांथिक, और जो उनका पांथिक विश्वास है इस्लाम पर, उस पर आक्रमण करके, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान करता है नफरत फैला करके। और वही गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भाईचारा का किस तरह से मजाक उड़ाता है, इसको भी बताया गया है। पुनः बताया जा रहा है। वो कहता है कि भाईचारा वगैरह कुछ नहीं है, वो तो भाईजान बन गए, यानी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर बैन कसता है। कहता है कि इस भाईचारा में वो भाईजान हो गए। भाईजान बोल करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर वो जो है बैन कसता है, नफरत फैलाता है, और फिर कहता है और हम भाईचारा हो गए। और इस प्रकार हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भड़काता है। तो एक नमूना है। और इसी प्रकार हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है, दुआबी संस्कृति है, उसका भी मजाक उड़ाता है। तो इन सारी विरोधी शक्तियों के बावजूद भारतीय आवाम ताकत दल हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से यह निवेदन करना चाहता है, उनको समझाना चाहता है कि इस देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है एकता, भारतीय एकता, भारतीयता के आधार पर एकता और भाईचारा। और हमारी आदरणीय भारतीय आवाम यह भी नोट कर ले कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे एक ही इस देश का खतरनाक गद्दार नहीं है, इस तरह से कई हैं जो कि देश में नफरत फैलाने का एक कुचक, एक साजिश वो चला रहे हैं। इन्हीं का जोड़ीदार वो असदुद्दीन ओवैसी है। असदुद्दीन ओवैसी में और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ में हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम जरा भी फर्क न करे। और उसमें इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा कि जबकि हमारे इसी भारतीय भाई बहनों के समाज का या हमारे भारतीय समाज का कुछ तबका पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को इस देश का गद्दार माने और दूसरा तबका जो है इनको समर्थन दे। और उसी प्रकार हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का एक तबका असदुद्दीन ओवैसी को तो गद्दार माने, लेकिन दूसरा तबका उसको समर्थन दे। और यही इन सभी का सामाजिक बहिष्कार बहुत जरूरी है। ये देश के गद्दार हैं, इसी रूप में इनको समझ करके, जान करके इनका बहिष्कार करना और इनके समर्थन को शून्य करना इस समय की सबसे परम राष्ट्रीय आवश्यकता है। तो मुल्क परस्ती की जब बात चली है, कुछ और मुद्दों पर
पर प्रकाश जो है डाला जाए। एक कन्हैया कुमार है जिसने करीब 3-4 साल पहले जेएनयू के प्रांगण से एक बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इतना खतरनाक नारा ये लगवाया। उसको हमारे ये राष्ट्रवादी, नकली राष्ट्रवादी बीजेपी वाले और हमारे नकली राष्ट्रवादी मोदी जी ने इस केस को कैसे डील किया, इसका नमूना जरा देखिए। हालांकि इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत पिछले कुछ एपिसोडों के माध्यम से बताने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसको गंभीरतापूर्वक हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरूर देखें, जरूर जानें। जब ये नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तो सवाल इस बात का है कि हमारे जितने भी राष्ट्रभक्त हैं, जितने भी देशभक्त हैं, उनका खून खौला, लेकिन वो इस समाज के तंत्र के प्रभावशाली पोजीशन पर नहीं है। जो प्रभावशाली पोजीशंस पे हैं, जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहनी हुई हैं, जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं और उस राष्ट्रवाद के आधार पर हमारे उसी राष्ट्रभक्त आवाम का की राष्ट्रभक्ति के जज्बे का शोषण करके, दोहन करके वो वोट बटोरते हैं, सत्ता हथियाते हैं, सत्ता का भोग करते हैं। उनका अपमान तब हुआ जबकि ये नकली राष्ट्रवादी मोदी जी ने इतने खतरनाक गद्दार कन्हैया कुमार को सेना के हवाले नहीं किया। सिर्फ कन्हैया कुमार को ही नहीं, कन्हैया कुमार गिरोह, मतलब उसके साथ कन्हैया कुमार के साथ जो गिरोह कौन था, अनिर्बान भट्टाचार्य, उमर खालिद और सुरा भास्कर इत्यादि, सबको देशभक्ति का तगाजा ये कहता है और इतना खतरनाक जो उसने सरेआम चुनौती देते हुए हमारे मुल्क की जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, जो इस पर सीधे हमला किया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ये जरा भी असर ये नकली राष्ट्रवादी श्री मोदी जी को जरा भी असर नहीं हुआ। और इस कन्हैया कुमार के द्वारा और कन्हैया कुमार के साथ और भी जो देश के गद्दार हैं, उनको देश के खिलाफ गद्दारी करने का पूरा मौका हमारे ये नकली राष्ट्रवादी मोदी जी ने दिया। ये देश इस समय देश का सबसे खतरनाक गद्दार राहुल गांधी को मौका दिया कि वो इस घोर गद्दार कन्हैया कुमार का समर्थन करने का। और इस गद्दार राहुल गांधी ने उस कन्हैया कुमार का जो नारा लगवाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन इस गद्दार राहुल गांधी ने संसद के अंदर भी समर्थन किया और संसद के बाहर भी, सड़कों पर भी किया। ये सारे मौके दे रहे हैं, ये सारे मौके नकली राष्ट्रवादी मोदी जी दे रहे हैं। और फिर इसका समर्थन ये कम्युनिस्ट वाले सीताराम येचुरी, डी राजा ने भी दिया और ये गद्दार केजरीवाल, इसने भी समर्थन दिया इस गद्दार कन्हैया कुमार को, जिसने नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। तो ये नकली राष्ट्रवादी मोदी जी ने इन सबको सेना के हवाले न करके पूरा मौका दिया देश के खिलाफ गद्दारी करने का। ये सारी कारगुजारियां हैं मोदी जी की देश के खिलाफ
तो यही तो गद्दारी है मोदी जी की। अब इस संबंध में भारतीय वाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय वाम से कुछ अर्ज करना चाहता है, कुछ पूछना भी चाहता है। सबसे पहले तो इसके भी पहले भारतीय वाम ताकत दल इस गद्दार कन्हैया कुमार से पूछना चाहता है, और ये संदेश उसके यहाँ तक पहुंचेगा जरूर, और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन उसके यहाँ तक पहुंचवाएं। तो भारतीय वाम ताकत दल इस गद्दार कन्हैया कुमार से पूछना चाहता है कि तुमने इस मुल्क को ये कायर और निकम्मा और अराजक प्रधानमंत्री मोदी के अधीन में इस देश को इतना कमजोर समझा है कि तुम इसी देश में रह करके और इसी थाली में खा करके जो छेद करने का काम किया कि नारा लगवाया, वो भी खुलेआम सरेआम, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। क्या तुम जो कि हमारे दुश्मन चीन के फंडिंग पर पलते हो, गद्दार कन्हैया कुमार, क्या तुम यही नारा चीन में जा करके ये लगाने की इनकी हिम्मत वो कर सकते हो कि चीन तेरे टुकड़े होंगे और चीन की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी? तब भारतीय वाम ताकत दल जो है तुमसे तो इसके बाद ही तो तुमसे वो सवाल करेगा। लेकिन तुम इस देश को इतना कमजोर समझे हो, खास करके ये निकम्मा, कायर और अराजक प्रधानमंत्री मोदी के अधीन जो है इस देश को कमजोर समझा, तभी इस देश की थाली में खाते हुए, इसी में छेद करते हुए तुमने इतना खतरनाक नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। तो तुम्हारी हिम्मत को भारतीय वाम ताकत दल देखना चाहता है कि क्या तुम्हारी हिम्मत तभी होगी कि चीन में जाकर के तुम नारा लगाओ कि चीन तेरे टुकड़े होंगे और चीन की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। भारतीय वाम ताकत दल ये देखना चाहता है और हमारे देश के लोग भी देखना चाहते हैं। और इसके साथ उसमें जो ये न्यूज़ 18 इंडिया का टीवी चैनल का जो एंकर है, जो गद्दार किशोर अजवानी, जिसने इसी गद्दार कन्हैया कुमार जो कि नारा लगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उससे इसने टॉक शो चलवाया। भारतीय वाम ताकत दल का इस गद्दार किशोर अजवानी, इस गद्दार एंकर किशोर अजवानी से ये सवाल है, और यही सवाल हमारी भारतीय अवाम भी करे उससे। हमारी आदरणीय भारतीय अवाम भी इसी गद्दार एंकर किशोर अजवानी से करे, जिसने ये कहा कि इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है। यदि किसी ने कह ही दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़ा तो हुआ नहीं, तो इसमें इतना हो हल्ला और इतनी नाराजगी की कौन सी बात है? तो भारतीय वाम ताकत दल ने इस पर बराबर सवाल किया है, और उस सवाल का जवाब अभी भी इस गद्दार एंकर किशोर अजवानी से चाहिए, भारतीय वाम ताकत दल को भी चाहिए, और इस देश की आदरणीय भारतीय अवाम को भी चाहिए। सवाल क्या है? सवाल यह है कि जब तुम ये कहते हो, जब तुम गद्दार किशोर अजवानी, जब तुम ये कहते हो कि यदि किसी ने कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़ा तो हुआ नहीं, इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? तो भारतीय वाम ताकत दल ने जो सवाल किया था कि मान लो कि कोई सिरफिरा व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर के तुम्हारे मां बहन की गाली देने लगे, और तो क्या तुमको गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हारा खून नहीं खौलेगा? जबकि वो गाली देने वाला सिर्फ अपने मुंह से उसका उच्चारण भर कर रहा है, वह ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है
तुम्हारी माँ और बहन के साथ, जो कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है जैसा कि वो बोल रहा है अपने मुंह से, या जिन शब्दों का उच्चारण कर रहा है। तो क्या तब भी तुमको गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हारा खून नहीं खोलेगा? यही सवाल हमारे देश की आदरणीय भारतीय अवाम तुमसे पूछना चाहती है। तुम गद्दार किशोर अजवानी से कि जब तुम ये कहते हो कि यदि किसी ने सिर्फ कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और टुकड़ा तो हुआ नहीं, इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? तो इसी सवाल का जवाब गद्दार किशोर अजवानी तुमको देना पड़ेगा। इस देश की, हमारे भारत की आदरणीय भारतीय अवाम तुमसे पूछना चाहती है। भारतीय अवाम ताकत दल भी पूछ रहा है कि मान लो कोई सिरफिरा व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर के तुम्हारी माँ बहन की गाली दे, और तो तुम्हारा खून खौलेगा कि नहीं? तुमको गुस्सा आएगा कि नहीं? जबकि वो गाली देने वाला सिर्फ मुंह से बोल रहा है, उन शब्दों का उच्चारण कर रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं तुम्हारे माँ बहन के साथ कर रहा है जो कि उन शब्दों के उच्चारण के अनुसार जो है वो कह रहा है। इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा, और तभी यह स्पष्ट होगा कि जब व्यक्तिगत मामला हो तो एक पैमाना, और जहां देश का मामला हो तो दूसरा पैमाना। तो ऐसे दोगले और गद्दार किशोर अजवानी को इस देश के सामने बेनकाब करना होगा। अब आ जाइए ये जो नकली राष्ट्रवादी हैं मोदी जी, आप ही के शासनकाल में ये मीडिया जो है इस तरह की गद्दारी कर रही है हमारे मुल्क भारतवर्ष के खिलाफ। ये देखिए, और बीजेपी वालों से भी, अब बीजेपी में भी बीजेपी का जो ऊपरी नेतृत्व है, और हम भारतीय जनता दल को पूरा विश्वास है कि बीजेपी का मध्यम स्तर का नेतृत्व, जमीन से जुड़ा हुआ नेतृत्व, और उसके निचले स्तर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी गण, आदरणीय भारतीय भाई बहन, वो जरा भी ऐसा नहीं सोचते होंगे। लेकिन भारतीय ताकत दल का जो अभी सवाल करने जा रहा है वो सिर्फ जो है नकली राष्ट्रवादी मोदी जी से है, और बीजेपी का जो ऊपरी नेतृत्व है उससे है। सवाल यह है कि जब ये गद्दार कन्हैया कुमार ने ये नारा खुलेआम लगवाया इस देश के खिलाफ कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तो आपने इसी कन्हैया कुमार को बचाने के लिए आपने एक जुमला गढ़वा दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग का करके जो है उसके, यानी वो इस देश के खतरनाक गद्दार के रूप में बेनकाब न हो, इसकी आपने साजिश किया, और फिर देश के खिलाफ और भी लोगों के द्वारा गद्दारी करने का पूरा मौका दिया आपने। गद्दार राहुल गांधी को भी दिया, सीताराम येचुरी को भी दिया, डी राजा को भी दिया, गद्दार केजरीवाल को भी दिया, बॉलीवुड के जो है गद्दार जावेद अख्तर को भी दिया, गद्दार शबाना आजमी को भी दिया, और जो है गद्दार एंकर किशोर अजवानी को वही मौका दिया देश के खिलाफ, हमारे राष्ट्र भारतवर्ष के खिलाफ गद्दारी करने का। ये सारे मौके आपने दिया। भारतीय अवाम ताकत दल का ये, और कहते हैं अपने को राष्ट्रवादी। भारतीय अवाम ताकत दल का ये सवाल है, और जरा गौर से ये बीजेपी वाले सुने कि मान लीजिए वही गद्दार कन्हैया कुमार यदि ये नारा लगाता कि मंदिर तेरे टुकड़े होंगे, हिंदुत्व तेरे टुकड़े होंगे, हिंदू सनातन तेरे टुकड़े होंगे, राम मंदिर तेरे टुकड़े होंगे, और इन सब की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तब आपका खून खौलता, तब आप लोग जो है वो आंदोलन करवाते, तब इसका ये बहिष्कार करते, तब आप जरूर करते।
भारतीय जनता दल पहले से कर रहा है, तब आपकी आत्मा जरूर जागती, तब आपकी कुंडली जरूर जागती, तभी तो देश जानता और देश के सामने आप बेनकाब होते कि जब कोई गद्दार कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, कोई संवेदना नहीं आपने होने दिया, कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई क्रोध नहीं हुआ, पूरा मौका दिया मोदी जी आपने कि यह जो है मीडिया में जाकर के ये मशहूर हो जाए, टॉक शो चलवाए और गद्दार एंकरों के द्वारा जो है इसका टॉक शो और इसका प्रचार होता रहा है। लेकिन यही सवाल वो कर रहा है मोदी जी और बीजेपी के ऊपरी नेतृत्व से कि यदि यही इस तरह का नारा लगाता कि मंदिर तेरे टुकड़े होंगे, राम मंदिर तेरे टुकड़े होंगे, हिंदू सनातन तेरे टुकड़े होंगे, हिंदू तेरे टुकड़े होंगे, तो क्या इसी तरह की प्रतिक्रिया आपकी होती? नहीं होती। तब आपकी अंतरात्मा जग जाती। तो निश्चित तौर पर देश के सामने ये बेनकाब होते कि इनकी संवेदना भारत देश के प्रति है कि पांथिक जो है इनकी संवेदना है। लेकिन ये सवाल अभी यहीं रुकता नहीं है। इसी प्रकार जो कि हमारे मुस्लिम कहे जाने वाले या हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं, जरा इसको ध्यान से जरा सुनिए। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कट्टरवादी जो तत्व हैं, जो कि जीएनपीसी के द्वारा यानी गांधी नेहरू परिवार चांडा चौकड़ी काकस या कांग्रेस समाजवादियों के द्वारा टीएमसी के द्वारा पाले जाते हैं। और सिबत इस बात की है कि वही इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो उसी कट्टरवादी जो इनके द्वारा पाले जाते हैं, माने जीएनपीसी कांग्रेस या समाजवादी या टीएमसी इत्यादि के द्वारा, उसी को दिखा करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं, उसी को दिखा करके पूरे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को निशाना बनाते हैं। तो ये सवाल अब ऐसे वो राजनीतिक दलों से है, खास करके जीएनपीसी वालों से, समाजवादियों से, टीएमसी वालों से, जो कि मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है। न तो ये मुस्लिम की राजनीति करते हैं, न तो हम मुस्लिम तो नहीं कहना चाहिए, न तो ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की राजनीति करते हैं, न तो उनके भले की बात करते हैं, और न तो ये उनकी भलाई सोचते भी हैं। सचर कमेटी की रिपोर्ट का वर्णन हम नहीं करेंगे, ये कई बार हो चुका है, देश जान चुका है, संबंधित लोग जानते भी हैं। वो अपने आप जो है वो आईना दिखाता है इन सबको। सचर कमेटी की रिपोर्ट जो है, आईना जो है वो जेएनपीसी को भी दिखाता है, समाजवादियों को भी दिखाता है, और जो है टीएमसी को भी दिखाता है, जो कि टीएमसी हमेशा उसका भाग रही है। मुश्किल से 2-4 साल पहले ही जो है इसी जेएनपीसी से अलग हुई है। और समाजवादी पार्टी हमेशा जो है वोट तो जरूर लेती है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की, लेकिन कभी भी ये भला नहीं करती है। बल्कि कई मामलों में तो जो है अपने गुंडागर्दी और दादागिरी का इस्तेमाल करते हुए उनकी हत्याओं पर जो है वो पर्दा भी डालती है। तो ये कभी भी वो हितैषी नहीं है। हाँ, जरूर है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का जो कट्टरवादी टुकड़ा है, ये उसकी राजनीति जरूर करते हैं, और उसकी राजनीति को दिखाने का ये प्रयास करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि यह जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के ये हितैषी हैं।
तो इस भ्रम से भी बाहर निकलना है और सच्चाई को जानना है कि समाजवादी पार्टी जैसे और भी पार्टियां हैं, टीएमसी इत्यादि जो हैं, ये कभी भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के हितैषी हो नहीं सकते। ये सिर्फ जो है उसी तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं, फंडामेंटलिस्ट जो तत्व, जैसे कि और उन्हीं को पालते हो। उदाहरण के लिए ये कैसा है? उदाहरण के लिए ये शफीकुर रहमान वर्क और टीएस हसन, आजम खान, ये उसी के नमूने हैं। ये कौन है? हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज, जो कि शांतिप्रिय भी है और देशभक्त भी है। उसी में से ये कट्टरवादी तत्व हैं। तो राजनीति उसी के करते हैं, दिखाने का दम भरते हैं कि हमारे पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के हित के हितैषी हैं। तो भारतीय जनता दल का हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के उन कट्टरवादियों से सवाल है, और उन कट्टरवादियों पर राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी, जीएनपीसी, टीएमसी इत्यादि से सवाल है कि यदि ही गद्दार कन्हैया कुमार, जो कि नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, और इसमें से काफी लोगों ने उसका समर्थन किया, और बाकी इसके खिलाफ कोई क्रोध नहीं दिखाया, रोष नहीं दिखाया, बहिष्कार नहीं किया, तो उनसे सवाल है कि यदि यही गद्दार कन्हैया कुमार यदि ये नारा लगाता कि मस्जिद तेरे टुकड़े होंगे, इस्लाम तेरे टुकड़े होंगे और मस्जिद और इस्लाम की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तो क्या वो कट्टरवादी तबका, क्या ये जेएनपीसी के लोग, क्या ये समाजवादी के लोग, क्या ये टीएमसी के लोग जो है इस गद्दार कन्हैया कुमार का बहिष्कार करते कि नहीं करते, और उसके खिलाफ जो है आंदोलन, इसके खिलाफ आंदोलन चलाते कि नहीं चलाते, इसका और जो है, और देश में पूरा विप्लव फैलाते कि नहीं फैलाते। भारतीय जनता दल का ये अवश्य मानना है, आप जरूर करते। ये जो तबका है, और उन तबकों पर राजनीति करने वाले कौन तबका है? हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो कट्टरवादी तत्व हैं, वो जरूर किन बातों पर? यदि ये गद्दार कन्हैया कुमार यदि इस तरह का नारा लगाता कि मस्जिद तेरे टुकड़े होंगे, इस्लाम तेरे टुकड़े होंगे, तो जरूर जो है जो ये तबका है, जो कि जब कन्हैया कुमार ने यह नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तो न तो इसका विरोध किया, न तो इसका बहिष्कार किया, और न तो कोई आंदोलन चलाए। लेकिन लेकिन यदि वो ये नारा लगाता कि मस्जिद तेरे टुकड़े होंगे, इस्लाम तेरे टुकड़े होंगे, तो पूरा जो है इसका बहिष्कार भी करते और आंदोलन भी करते और पूरा देश में बवाल मचाते। तो इसी टेस्टमनी से पता चलेगा कि ये जो कहते हैं कि हम वो यानी राष्ट्रवादी हैं, तो कितने राष्ट्रवादी हैं इनका भी पता चल जाता, उन कट्टरवादी तत्वों का भी, साथ में जीएनपीसी का भी, समाजवादियों का भी और टीएमसी का, कि इनकी संवेदनशीलता उस पंथ के प्रति है, या मस्जिद के प्रति है, या देश के प्रति है। और उसी प्रकार ये हमारे ईसाई ईसाई पंथ पर जो राजनीति चलाते हैं, हालांकि वो तबका उतना मुखर नहीं होता, लेकिन उसने भी इस गद्दार कन्हैया कुमार से दूरी नहीं बनाई, इसको गद्दार नहीं कहा, और कभी भी किसी मंच पर जो है उस तबके से जितने भी आने वाले, उन्होंने गद्दार कन्हैया कुमार को गद्दार नहीं कहा। तो इसलिए वैसा ही सवाल भारतीय जनता दल का उनसे भी है
कि यदि कि जब इसने गद्दार कन्हैया कुमार ने जब ये सवाल किया ना, जब ये कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तब तो आप खामोश रहे। तब आपने यानी कोई विरोध नहीं किया, कोई दूरी नहीं बनाया और कभी भी इसको गद्दार नहीं कहा। लेकिन जब वो यदि ये नारा लगाता कि ईसाई तेरे टुकड़े होंगे, गिरजाघर तेरे टुकड़े होंगे, तो क्या आप तभी खामोश रहते? जरूर आप उग्र होते। यही तो दिखा रहा है कि मुल्क के प्रति आप लोगों की और मैं नहीं मानता कि मैं बिल्कुल मैं साफ कहता हूं कि ये भावना पूरे हमारे ईसाई आस्था वाले जो भारतीय भाई बहन है पूरे तबके का है। लेकिन उसमें उनमें जो कट्टरवादी सोच रखते हैं, ये सारा जो है जो दोष है कट्टरवादियों की सोच पर ये प्रश्न है। हाँ, लेकिन उस कट्टरवादी तत्व जो है पूरे तबके पर जो है वो हावी होना चाहते हैं। ये भी दुख रहा है। तो ये सवाल जो है उनसे है, कट्टरवादी तत्व किसके? इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कि जब आपने जब इसने नारा लगाया गद्दार कन्हैया कुमार ने कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, आप खामोश रहे। तो यदि ये नारा लगाता कि ईसाई तेरे टुकड़े होंगे, गिरजाघर तेरे टुकड़े होंगे, तो क्या तब भी आपको गुस्सा नहीं आता? तभी आप आंदोलन नहीं करते? तभी इसको गद्दार नहीं कहते? तभी इसका बहिष्कार नहीं करते? आप जरूर करते। यही तो दिखाता है कि देश के प्रति संवेदनशीलता का कितना बड़ा अभाव है। और उसी प्रकार का सवाल ये सिख आस्था या सिख पंथ पर राजनीति करने वाले अकाली दल जैसे लोगों का, अकाली दल से यानी कोई भी प्रवक्ता ये सामने नहीं आया कि यह देश का बहुत खतरनाक गद्दार है कन्हैया कुमार। कोई नहीं आया और न इससे दूरी बनाया। कन्हैया कुमार के आने के बाद भी तमाम जो है हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के तमाम कांग्रेसी वो शासन कर रहे हैं पंजाब में। तो उन सबसे ये सवाल है कि यदि यही गद्दार कन्हैया कुमार यदि ये नारा लगाता कि सिख पंथ तेरे टुकड़े होंगे, गुरुद्वारे तेरे टुकड़े होंगे और इनकी बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, सरेआम नारा लगाता, तो ये सिख पंथ पर राजनीति करने वाले ये राजनीति करने वाली शक्तियां और कट्टरवादी तत्व क्या तब भी इस गद्दार कन्हैया कुमार को गद्दार नहीं कहते? इनके खिलाफ गुस्सा नहीं आता? इनके खिलाफ रोष नहीं आता? आंदोलन नहीं करते? बहिष्कार नहीं करते? जरूर करते। यही चीज देश को जानना बहुत जरूरी है कि पांथिक बातों पर जब कोई बात आती है तो बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन जहां देश का अपमान हो, देश की संप्रभुता पर आक्रमण हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, जो है न कोई संवेदना, न कोई गुस्सा, न कोई रोष, न कोई बहिष्कार, न कोई आंदोलन। यही जो है इसी तरह की भावना और मुल्क के प्रति संवेदनशीलता का भाव ही जो है इन देश के गद्दारों को मौका देता है, एक स्पेस देता है। भारतीय जनता दल बराबर ये कह रहा है कि हमारी संवेदनशीलता पंथ से हट करके मुल्क के अपने मुल्क भारतवर्ष के प्रति होना चाहिए। यही चीज जो है हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने सिखाई है।
उसको वापस लाना है। उसी जज्बे का अभाव है कि इस तरह का परिदृश्य हमारे आपके सामने आ रहा है। और इतना ही नहीं, जो यदि ये जो गद्दार कन्हैया कुमार यदि कहता कि बांग्ला भाषा तेरे टुकड़े होंगे और उसकी बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तब जाकर के ये जो है जो कट्टरवादी तत्व हैं इस टाइप के, तब इसका वो करते बहिष्कार। उसी प्रकार ये कहता कि तमिल तेरे टुकड़े होंगे, तमिल भाषा तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह का नारा ये लगाता ये कन्हैया कुमार, तब जाकर के ये तब जाकर के लोग जो है इसको गद्दार कहते और बहिष्कार करते, इसके खिलाफ गुस्सा दिखाते और जो है आंदोलन करते। ये सवाल अपने आप में और ये अपने आप में दिखाता है, और उसका जवाब भी इसका दिखाता है कि हमारे भारत के प्रति जो है जो भक्ति होनी चाहिए, जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसका कितना बड़ा अभाव है। तो खैर, ये इन विकट परिस्थितियों में भारतीय जनता दल पूरे देश में अपने राष्ट्र के प्रति संवेदनशीलता लाने के लिए, भारतीयता आधारित एकता लाने के लिए जो है तब तक ये यत्नशील रहेगा, कोशिश करता रहेगा और अपने सब कुछ की बाजी लगा देगा, न्यौछावर करेगा भारतीय एकता को लाने के लिए। और इसमें जो सबसे बड़ा अवयव है, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, जो सबसे बड़ा माने इसका एक मार्मिक पहलू है, क्या है कि भारतीयता आधारित सबको सम्मान देना भारतीय नागरिक का। आज भी कुछ कट्टरवादी तत्वों के द्वारा हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को पंजर पुत्र इत्यादि अपमानजनक शब्दों से उनको अपमानित करने की आदत जो है जा नहीं जा रही है। तो ये सारी आदतों को कुचलने की आवश्यकता है। आज भी जो है कुछ तबकों से हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन जो कि अक्सर इस बात का संकेत देते हैं, इशारा करते हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं कि उनको सबसे पहले सम्मान की आवश्यकता है, बराबरी के आधार पर सम्मान की आवश्यकता है। और भारतीय जनता दल बिल्कुल इससे सहमत है। और इसी बात को बाबा साहब ने भी कहा था। बाबा साहब ने जब कहा था जातिहीन समाज, हमारी एक ही जाति है कि हम भारतीय हैं, इसका संकेत तो बार बार इस बात पर बाबा साहब ने बल दिया है। लेकिन हमारे समाज के जो कट्टरवादी तत्व हैं, एक तो यानी उनकी एक तो बाबा साहब के इन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं वो देते हैं और उनके खिलाफ अनाप शनाप नफरत भी फैलाते हैं। और वो भी जानते हैं कि हमारे देश में परत दर परत, लेयर बाय लेयर तमाम झूठ और अफवाह का पूरा एक वो मैंने पर्वत कह लीजिए फैलाया गया है। तो उन्हीं में से एक है कि संविधान, भारत का संविधान अकेले बाबा साहब ने नहीं बनाया है। भारत के संविधान को बनाने वाली एक संविधान सभा थी। अब इसके विषय में मैंने पूरा डिटेल और विस्तृत मैंने जानकारी कर लीजिए या इसका विवरण अभी देना ठीक नहीं है, चूंकि मुख्य मुद्दे को भटकाना नहीं है। तो संविधान सभा थी और उस संविधान सभा का सिर्फ एक दिन जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा उसके अध्यक्ष थे। बाकी पूरे
मैंने जब तक वो संविधान बनाने वाली जो संविधान सभा थी, वो पूरे उसके कार्यकाल तक जो है हमारे अस्थाई अध्यक्ष थे हमारे महान राष्ट्रवादी, महान राष्ट्रभक्त और परम विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उस संविधान सभा में कार्य के हिसाब से अकॉर्डिंग टू फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कई कमिटीज या समितियां थी। उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी मसौदा या ड्राफ्टिंग कमेटी, और वो सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशल कमेटी थी, समिति थी। तो चूंकि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वो स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे और राष्ट्रवादी और राष्ट्रभक्त तो खैर थे ही। तो उन्होंने हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की राष्ट्रवादिता, देशभक्ति और विद्वता का आदर करते हुए सबसे महत्वपूर्ण समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। ये है, तो ये सहज और आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि संविधान बनाने में यदि सबसे अधिक किसी का योगदान है तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। हमारे बाबा साहब का भी योगदान बहुत अधिक है, लेकिन सबसे अधिक योगदान जो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। लेकिन सस्ती लोकप्रियता की अंधी दौड़, देखिए, यानी बाबा साहब की मूर्ति बनाएंगे, वो चिपका देंगे, सिर्फ वो है सस्ती लोकप्रियता की अंधी दौड़। और वो अंधी दौड़ इतना नुकसान करती है। और आरक्षण का कभी भी समर्थन हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कभी नहीं कहा। बराबर उनका यह कहना था कि हमारे भारतीय समाज के एक तबके के साथ हजारों साल तक एक घोर अन्याय हुआ है, घोर नाइंसाफी हुई है उसका, और इस तबके के साथ जो है तबके के साथ सुनियोजित ढंग से उसका आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, शैक्षणिक शोषण और कभी कभी इज्जत का भी शोषण हुआ। तो बड़े घाव मिले हैं। तो उन घावों को देखते हुए उस तबके पर मरहम लगाने की जरूरत है। वो मरहम कैसा होगा, यह भी भारतीय समाज के विवेक पर छोड़ दिया था हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। और भारतीय जनता दल महसूस करता है कि उसमें सबसे जो सूथिंग और हीलिंग बाम है, उनको सम्मान देना, उनको अलग थलग के डोमेन से या क्षेत्र से बाहर निकाल करके सम्मान देकर अपना करके भारतीयता के माहौल में, भारतीय एकता के माहौल में, भारतीय भाईचारा के माहौल में उनको लाने की जरूरत है। भारतीय जनता दल ये महसूस करता है। लेकिन आज भी, और देखिए बाबा साहब ने क्या कहा कि जातिहीन समाज, हमारी एक ही जात, भारतीयता की, लेकिन उनके नाम पर और बात चली थी कि उस बाबा साहब जो इस देश की इतने बड़े कीमती, इतने बेशकीमती हमारे हीरा हैं, रत्न हैं, जेम हैं, तो इन्हीं सब बातों के कारण उनको जिस सम्मान और इज्जत के हकदार हैं वो नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि नफरत भी करने वाले कुछ लोग हैं कि अरे ये अंबेडकर, इसी ने संविधान बनाया और उसी संविधान में आरक्षण डाल दिया। दोनों झूठ। संविधान बनाने में इनका योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इन्होंने ही संविधान नहीं बनाया है। आरक्षण जो है इनकी देन नहीं है। आरक्षण जो है इस देश की जो सबसे बड़ी गद्दार, सबसे बड़ी देशद्रोही पार्टी है जेएनपीसी, उसकी देन है। ये सभी लोग जान लें। तो बाबा साहब ने कहा कि जातिहीन समाज, अब उनके नाम पर जो लोग जो दल राजनीति करती हैं, वो राजनीति करती हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी, वो क्या लेके आई,
तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। बताइए, वो कह रहे हैं जातिहीन समाज और हमारे भारतीय भाई बहनों के बीच में जो है समरसता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, भ्रातृत्व होना चाहिए। उनका ये संदेश था, उनका ये बल था और उनका ये उपदेश था। और उनके नाम पर राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी ये लेके आई कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। नफरत के आधार पर होगी राजनीति और से लोग वोट पा रहे हैं। सवाल इस बात करने की समस्या आकर यही टिकती है कि ये देश विरोधी ताकतें और देश विरोधी नहीं, नकली राष्ट्रवादी बीजेपी जैसे और सारे देश के दुश्मनों की रक्षा करने वाली, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे ये मीडिया हो। मीडिया भी इस देश का बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है और बहुत बड़ा गद्दार है। मीडिया इस राहुल गांधी को देश का गद्दार नहीं मानता है, यही उसकी सबसे बड़ी गद्दारी है। और इस देश का डकैत नहीं मानता है, जिसने अरबों खरबों लूट करके इस देश का, हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों का, हम सभी का पैसा लूट करके विदेशी बैंकों में काला धन के रूप में जमा किया हुआ। डकैत नहीं मानता। और इसीलिए बराबर उसकी खबरों को ब्रेकिंग न्यूज के रूप में, यदि वो छींक भी दे, एक थोड़ी सी सांस भी ले, वो महत्व देता है इस देश के गद्दार को और इस देश के डकैत को। तो ये मीडिया भी बहुत बड़ा दुश्मन है इस हमारे प्यारे मुल्क भारतवर्ष का। भारतीय जनता दल वो इतना प्रयास कर रहा है भारतीय एकता के लिए, भारतीय भाईचारा के लिए, और हमारे काफी तबके, खास करके जो हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, वो और बढ़ चढ़ के इसमें शामिल भी हो रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ तबके अछूते हैं। अभी भी वो ऑनलुकर, बाई स्टैंडर, तमाशबीन वो बने हुए हैं। इसलिए जितनी इसमें गति आनी चाहिए, जितनी स्पीड इसमें आनी चाहिए, वो गति उतनी अपेक्षित गति नहीं आ पा रही है। और वह क्यों नहीं आ पा रही है, इसका विश्लेषण, इसके विषय में एक स्पष्ट दर्शन हमारे जो है यानी महान वो दार्शनिक और देशभक्त राष्ट्रवादी हमारे स्वामी विवेकानंद ने पहले ही कह दिया है। और उन्होंने इस तरह की जो मुहिम होती है देश की भलाई के लिए, अपने आवाम की भलाई के लिए, इस तरह की सारी मुहिम में एक तबका है जो कि शरीक नहीं होता है, दूर से तमाशा देखता है। और वो तब शरीक होता है जबकि वो देखता है कि ये सत्ता के करीब पहुंचने वाले हैं, तब वो आपके पास आएगा। और कुछ तबका तो ऐसा है कि जब आप सत्ता में पहुंच जाते हैं, कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, तब वो सूटकेस लेके पहुंचता है। कुछ तबके ऐसे हैं। तो उन तबकों के विषय में हमारे स्वामी विवेकानंद ने 1890 के दशक में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और उस पर जो है वो गौर करने की जरूरत है। और इसी से जो ये तबके जो कि इस तरह के माने राष्ट्रवादी जो विचार है भारतीयता का, ऐसे विचारों के प्रति भी अभी जो वो तमाशा देख रहे हैं, या व्यक्तिगत स्वार्थ के वशीभूत होकर के अभी जो है वो ऑनलुकर या बाई स्टैंडर, तमाशबीन या फेंस सीटर की भूमिका से वो तमाशा देख रहे हैं। तो और कुछ तो इसका विरोध भी करते हैं, भारतीय एकता का विरोध भी करते हैं। खैर, तो इन पर जो है स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट एक अपना वो नजरिया, अपना एक दर्शन दिया हुआ है। उनका कहना था, वो पहले हम उसको अंग्रेजी में कह देते हैं, फिर उसका मतलब, उसका सारांश जो है
बताते हैं। उन्होंने बोला था अंग्रेजी में, द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द इलाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित की जो बातें हैं, अपने अवाम की हित की जो बातें हैं, जब भी आप कोई चलाना चाहें तो इसमें जो साथ मिलेगा, जो समर्थन मिलेगा, हमारे मासेस का मिलेगा, आम भारतीय भाई बहनों को मिलेगा, हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों को मिलेगा, हमारे मजलूम भारतीय भाई बहनों को मिलेगा। ये जो सम्राट वर्ग है, सम्राट वर्ग में कौन आता है? बौद्धिक वर्ग, व्यापारी वर्ग, हालांकि उसमें कुछ अपवाद भी होंगे, लेकिन जनरल बौद्धिक वर्ग, व्यापारिक वर्ग, ये जो अपने को सवर्ण कहते हैं, हालांकि उसमें से भी कुछ ये कुछ तबके ये भारतीय एकता के जज्बे को समझ करके आ रहे हैं, लेकिन गति बहुत कम है। तो बौद्धिक वर्ग और व्यापारिक वर्ग, देखिए सबको नहीं कहा जा रहा है, कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर, और शहरी वर्ग और जो थोड़ा सा पैसे रुपए से संपन्न हो गया है, वो हर एक माने तबके में, चाहे वो हमारे यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हो, चाहे ओबीसी कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, इनमें जो पैसे रुपए से ऊपर उठ गया है वो तबका, तो इन सारे तबकों को मिला दीजिए, वो कहलाएगा आपका सम्राटवादी वर्ग। और सम्राटवादी वर्ग में एक खासियत और होती है, उसमें जो दृष्टिकोण होता है वो सामंतशाही दृष्टिकोण होता है, और सामंतशाही दृष्टिकोण बहुत खतरनाक होता है इस समाज के लिए। सामंतशाही माने जो या फ्यूडलिस्टिक एटीट्यूड या सामंतशाही दृष्टिकोण हमारे देश के लिए और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम के लिए बहुत खतरनाक। वो क्या सोचता है? एक तो सोचता है कि वो यानी शेष बाकी अवाम से वो ऊपर है, देश का कानून उसके लिए नहीं है वो, और देश का कानून तो आम जनता के लिए है, और वो कानून से परे है, और वो इनसे अलग भी है और इनसे ऊपर भी है। इस तरह की सोच होती है सामंतशाह जो होते हैं, या फ्यूडल फ्यूडल एलिमेंट्स, वो तत्व जो है। तो इस दृष्टिकोण के रखने वाले हैं वो हमारे जो सम्राट वर्ग के लोग। तो इन्हीं के खिलाफ हमारे स्वामी विवेकानंद चेताया था। हमारे स्वामी विवेकानंद ने 1890 के दशक में वो चेताया हुआ है, वार्निंग दी हुई है। तो लेकिन भारतीय जनता दल उनकी इस चेतावनी को लेते हुए इस तबके के पास भी पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा? यह देश आपका भी है, यह समाज आपका भी है, राष्ट्र के महत्व को समझने की जिम्मेदारी आपकी भी है, भारतवर्ष राष्ट्र को की प्राथमिकता देने की जिम्मेदारी आपकी भी है, सबकी है। आप वंचित मत होइए, चाहे वो हमारा वो बौद्धिक वर्ग हो, और उस बौद्धिक वर्ग में बहुत बड़ा तबका है, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, ये न्यायपालिका या उच्च न्यायपालिका, हायर जुडिशियरी, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, और उसे मुतल्लिक जो है ये वकीलों का जो समूह है, और हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लेक्चरर, प्रोफेसर, शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट, एकेडमिशियंस, ये पूरा ये कुनबा तबका जो है ये आपका बौद्धिक वर्ग। तो ये बौद्धिक वर्ग जो है इसी के प्रति जो है वो आगाह किया है हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने।
कि ये हमेशा जो है जब भी देश हित की बात रहती है ये पाखंड जरूर करेगा, लेकिन हमसे ये दूरी बनाता है। और ये तब आता है जबकि वो देखता है कि इसका प्रभाव कितना आगे बढ़ा है, तब तो इसका नजर ये उनकी एक आम एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ये उनकी एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक, उनका चरित्र की बात बताई जा रही है। अपवाद कुछ हो सकते हैं दो चार। तो ये जो तबका जो बौद्धिक वर्ग का है, जिसमें कि ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाह, IAS IPS, कैबिनेट सेक्रेटरी, और फिर जो रिटायर्ड वाले हैं, और हायर जुडिशरी और उच्च न्यायपालिका, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस, उनमें जो काम कर रहे हैं और जो रिटायर हो चुके हैं, ये मानसिकता काम करती है। तो ये हमारे समाज पर एक बहुत बड़ा बोझ है। और शहर में जो रहने वाले और हमारे सवर्ण कहे जाने वाले, इनमें भी, हालांकि इनमें जो है इस राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का, भारतीय एकता का जो प्रयास चल रहा है भारतीय जनता दल का, उसमें वो भेदन या पेनिट्रेशन चल रहा है और काफी लोग आ रहे हैं, लेकिन जो गति आनी चाहिए उस गति की बहुत बड़ी कमी है अभी। और इसके विषय में हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तो बहुत स्पष्ट रूप से जो है वो चेता हुआ है। बोला है बौद्धिक ईमानदारी का अभाव, ये बहुत बड़ा संकट है हमारे देश के लिए। बौद्धिक ईमानदारी का अभाव यानी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। और इसके विषय में और हालांकि उन्होंने किस संदर्भ में कहा था उस संदर्भ को भी जानिए। और आज के इस दौर में बहुत ही प्रासंगिक है और बहुत ही जरूरी है। हालांकि जो ये एपिसोड वो लंबा ना होने पाए, फिर बताया जा रहा है। उन्होंने ये कहा, बाबा साहब ने ये कहा, अब बाबा साहब पर तमाम ये कट्टरवादी समाज विरोधी जो तत्व हैं वो आरोप लगाते हैं कि अरे ये तो हिंदुओं के खिलाफ थे, हमारे जो ऋषि मुनियों के खिलाफ थे। बिल्कुल नहीं जी, बाबा साहब ने हमेशा बुराइयों पर चोट किया है। और किसी को भी जो हमारे देश की विभूति रही हैं, हथियार रही हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, उनका जरा भी वो अपमान उन्होंने नहीं कहा, बुराई पर जरूर कहा है। उसका नमूना जरा सुनिए। तो बाबा साहब ने यह कहा था कि हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है। विद्वान रहे हैं, तमाम नॉलेजेबल पर्सन रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक लेकिन लगाया। वो इसी लेकिन पर गौर करने की जरूरत है। लेकिन इन विद्वानों के साथ समस्या ये रही है कि जो जितना बड़ा विद्वान रहा है, बौद्धिक रूप से जो जितना बड़ा विद्वान रहा है, कुछ ही अपवादों को छोड़ करके बौद्धिक रूप से उतना ईमानदार नहीं रहा है। ये समस्या नहीं है, बौद्धिक ईमानदारी की कमी या अभाव। इस बुराई के, हालांकि अब इसको विस्तार से बताया जाएगा तो वो जगह नहीं है। आगे आने वाले एपिसोड में बहुत विस्तार से उसको बोला जाएगा। तो बौद्धिक ईमानदारी का भाव ही जो हमारा जो है, ये जो बौद्धिक वर्ग है, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति, उसको एसेट बनना चाहिए, लेकिन वही बहुत बड़ी लाइबिलिटी बना हुआ, बहुत बड़ा बोझ बना हुआ इसी बौद्धिक ईमानदारी के अभाव के कारण। तो एक बहुत बड़ी बात हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस मुल्क के लिए बताई है, बहुत कीमती बात बताई है। लेकिन बहुत दुख की बात की बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने वाले, बाबा साहब की इन महानताओं को, इन ग्रेटनेस को, मैंने और इतने और अनमोल वाक्यों को, उपदेश को, इसको नहीं लाते सब यही लाते हैं
या तो घिनौने किस्म का जातिवाद करते हैं और जातिवाद के आधार पर वो समाज को तोड़ते हैं और उसके आधार पर जो सत्ता हथियाते हैं, या तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार करके इस तरह से हमारे समाज में नफरत फैलाते हैं। शायद बाबा साहब होते और अभी उनकी आत्मा को कितनी तकलीफ ये पहुंचती होगी। तो खास करके ऐसे लोगों के प्रति बाबा साहब की ये वो चेतावनी है, उनकी चेतावनी है कि जो हमारे जो बौद्धिक वर्ग है, जो उसकी जो बौद्धिक वर्ग की बौद्धिक ईमानदारी का जो अभाव है या बौद्धिक यानी बेईमानी आप कह सकते हैं, वो काफी जो है इस देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बनी हुई है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।